क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। अर्बन नक्सल मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसमें आर्सेनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में 22 महीने तक छेड़छाड़ की गई। कथित साइबर हमलावर के पास व्यापक संसाधन और समय था। हमलावर का पहला लक्ष्य निगरानी और संदिग्ध दस्तावेजों की डिलीवरी थी। साइबर हमलावर एक ऐसे अहम मॉलवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा था जो करीब 4 साल से सक्रिय था। इससे रोना विल्सन के अलावा एल्गर परिषद के मामले में उसके सह अभियुक्तों के कंप्यूटरों पर हमला करने के लिए लिप्त था। कुछ और भी हाई प्रोफाइल कंप्यूटर भी निशाने पर थे। हमारे साथ हैं वकील मिहिर देसाई। सर, ये जो नई बात सामने उभर कर आई है, ये कहां से और कैसे आई और कितनी ऑथेंटिक है? मेरे ख्याल से ऑथेंटिक तो पूरी है। डिफेंस, क्योंकि जो कंप्यूटर सीज किया था रोना विल्सन के यहाँ से, पुलिस का यही कहना था, इन्वेस्टिगेशन का यही कहना था कि सब एक कंप्यूटर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमें मिले हैं, जैसे कि एक साजिश है पीएम मोदी को मारने की, ये है वो है, दूसरे भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो उनका पूरा जो केस है ये 16 लोग के सामने, वो पूरा केस ये कंप्यूटर पे जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसके ऊपर है। पहले से ही हमारे क्लाइंट्स जो है वो कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक नहीं है, गलत है। तो जब पुणे कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर किया था कि आपने जो कंप्यूटर सीज किया है उसकी ऑथेंटिक कॉपीज आप इनको दीजिए, एक्यूज को दीजिए, तो वो हमने ली। और फिर हमारे जो वकील है, डिफेंस टीम के जो वकील हैं, उन्होंने तय किया कि ये हम एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी, जो कि रिनाउंड लेबोरेटरी हो, इंडिपेंडेंट हो, जिन्होंने ऐसे केसेस पे स्टडी किया हो, वैसी लेबोरेटरी को भेजें और उनसे जाने कि क्या इसमें सचमुच ये डॉक्यूमेंट्स थे, नहीं थे, कहाँ से आए, कब आए वगैरह। तो इसलिए आर्सेनल करके जो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट क्रेडिबल लेबोरेटरी है यूएसए में, मैसेच्यूसेट्स स्टेट में, उनके पास ये भेजी गई। उन्होंने कई केसेस किए हैं आर्सेनल का। अगर आप वेबसाइट पे भी जाके देखें तो देखेंगे कि बॉस्टन बॉम्बिंग केस है वगैरह, काफ़ी चीज़ों में उन्होंने उनका रोल रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट्स को भी कभी कभी उन्होंने हेल्प किया है। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट बना के ये दिखाया रिपोर्ट में कि ये जो 10 के 10 डॉक्यूमेंट, हमने उन्हें पहले बोला कि ये 10 डॉक्यूमेंट जो है खास करके वो देखिए और बताइए कि ये 10 डॉक्यूमेंट कब आए, कहाँ से आए। वो रिपोर्ट में लिखा, उन्होंने बताया कि इस तरह का, कि आर्सेनल का क्या कहना है वो रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। आर्सेनल का कहना है कि हमने कई सैकड़ों ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, लेकिन इतनी हद तक जो कॉन्स्पिरेसी है किसी के कंप्यूटर को टेम्पर करने की, वो आज तक हमने देखी नहीं है। और सुनील सिंह हैं इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए मुंबई से हमारे साथ मौजूद। सुनील, जो नया खुलासा हुआ है वो कोर्ट ऑफ लॉ यानी कानून की नजर में इन अभियुक्तों को कितनी राहत देगा? देखिए शारिक, पहला सवाल यही मन में उठता है कि जो नया खुलासा हुआ है इससे कितना फायदा होगा और क्या कानून की कसौटी पे इसको सबूत के तौर पे माना जाएगा। ये मैंने सुबह कुछ जानकारों से बात की जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि ये इससे एक सवाल जरूर उठेगा, जो कि पहले से आरोप लगाया जा रहा था और डिफेंस के बचाव पक्ष के लिए बहुत ही एक मजबूत एक आधार भी बन सकता है अपनी आवाज को रखने के लिए कि हमारे खिलाफ ये साजिश रची गई है। लेकिन आप कानूनी कसौटी पर देखेंगे अदालत में तो ये बहुत ही मुश्किल है सबूत के तौर पर मान्यता प्राप्त करने को, क्योंकि एक तो ये जो निजी प्राइवेट लैब है उससे करवाया गया है और ये बचाव पक्ष की तरफ से जो है कि ये रिपोर्ट मंगाई गई है, न कि सरकारी पक्ष यानी कि जांच एजेंसी या फिर अदालत के आदेश पर। अगर यही अदालत के आदेश पर या सरकारी एजेंसी ने इसे फॉरेंसिक लैब में भिजवाया होता और वहां से अगर ये रिपोर्ट इस तरह की आई होती तो उसे पूरी तरह से कानूनी मान्यता प्राप्त होती और आगे जाकर इसका बहुत ही फायदा मिलता। तो इसमें थोड़ा सा कानूनी मान्यता मिलने पे थोड़ा सा इसमें वैधता पे इस पे सवाल उठाया जा रहा है। और उसका ये भी कहना है कि जब भी बचाव पक्ष वहां रखेगा तो क्या जो आर्सेनल वाले हैं जिन्होंने भी ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है, क्या वो यहाँ पर आएंगे गवाही देने के लिए, वो भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। तो उस लिहाज से
ये कानूनी वैधता उतनी नहीं बन पाती है जितना कि अभी बचाव पक्ष चीजों को उठा रहा है। लेकिन हाँ, बचाव पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी एक राहत है या दिलासा है या फिर कहें दलील है वो बन सकती है कि देखिए, जैसा हम पहले से कह रहे थे कि ये सब की सब साजिश है, ऐसा हमारी तरफ से कहीं कुछ नहीं किया गया था, ये प्लांटेड है। और एक आर्सेनल जो कि यूएस की फॉरेंसिक लैब है जिसका कि बहुत ही नाम है और प्रामाणिक मानी जाती है, उसकी रिपोर्ट में इस तरह से आया है। और जिसमें जिस तरह से बताया गया है उसमें कई मुद्दे भी हैं, जैसे कि 22 महीने तक लगातार रोना विल्सन के कंप्यूटर से छेड़छाड़ की जा रही थी और वरवरा राव का जो अकाउंट था उस अकाउंट को कोई इस्तेमाल कर रहा था और उसके जरिए वो उसने मेल भेजकर रोना विल्सन को एक तरह से मजबूर किया कि वो उनके ईमेल को खोलें और बाद में जो है मालवेयर अंदर चला गया। और तीसरा चीज है कि उनका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ विंडोज MS 2007 का था और लेकिन उसमें जो फाइलें आई हैं, जो ड्राफ्ट आए हैं, वो 2010 और 2013 के बने हुए हैं, यानी वो भी उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किए। और चौथा जो है ये है कि वो फोल्डर या फिर ड्राफ्ट कभी रोना विल्सन ने खोले ही नहीं थे। तो इस तरह जो तर्क है, इस तर्क के आधार पर कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी साजिश जो हम कह रहे थे वो कहीं न कहीं साबित होती है। तो अब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि इस पूरे मामले को खारिज किया जाए क्योंकि ये झूठा बनाया गया है। ये सिर्फ जो विरोध में आवाज उठ रही थी उसको दबाने की एक सरकारी साजिश थी। शुक्रिया सुनील, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर इससे कितनी राहत इन आरोपियों को मिलेगी, इसकी कानूनी वैधता क्या है। सिंगर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली की आपराधिक आर्थिक शाखा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी के आधार पर यह FIR सपना चौधरी और दूसरे लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है। आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक स्टेज शो के लिए पंकज चावला और कुछ दूसरे लोगों की PR कंपनी के साथ सपना ने स्टेज शो, डांस और सिंगिंग के एग्रीमेंट्स किए थे, जिसके एवज में मोटी रकम एडवांस भी लिए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक स्टेज शो नहीं किया गया। आरोप यह भी है कि सपना ने लोन के नाम पर भी एडवांस लिया, जिसे ना तो चुकाया गया और ना ही बदले में स्टेज शो किए गए। खबर के मुताबिक अब EOW जल्द ही सपना चौधरी से इस मामले में नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब करने वाली। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ। मुकेश, सपना चौधरी पर यह गंभीर आरोप है, क्या उनका कोई पक्ष सामने आया और जो कहा जा रहा है EOW की तरफ से उसमें कितने तथ्य हैं इन आरोपों में? देखिए, जो पंकज चावला नाम के शख्स हैं, इनका कहना यह है कि सपना चौधरी ने उनसे एक एग्रीमेंट किया था कि कई सारे स्टेज शो और सिंगिंग शो जो है वो करेंगी और उस एग्रीमेंट के तहत सपना चौधरी को 4 करोड़ रुपए दिया गया था। लेकिन बाद में सपना चौधरी ने ना तो कोई स्टेज शो किया और ना ही कहीं पर जो गाने का शो थे वो किए। तो इसके बाद जो पूरा पैसा मिला था वो पूरा पैसा उन्होंने ले लिया और पैसा भी वापस नहीं लिया। यही नहीं, उन्होंने उस पर लोन भी ले लिया। तो इसको लेकर जो पंकज चावला है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और उस शिकायत की जब जांच की गई तो ये पाया गया कि उनकी जो शिकायत है वो बिल्कुल ठीक है। पंकज चावला ने 4 करोड़ रुपए पे किया है जो कि वापस उनको नहीं मिला या स्टेज शो वगैरह नहीं किए गए। तो उसको लेकर एक आर्थिक अपराध शाखा ने 10 जनवरी को केस दर्ज किया था, जिसमें सपना चौधरी मुख्य आरोपी हैं, बाकी कुछ और लोगों के नाम हैं। तो अभी सपना चौधरी की तरफ से कोई पक्ष इसमें नहीं आया है कि आखिर उन पर जो आरोप लगे हैं उन पर वो क्या कहना है उनका। अभी तक उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन काफी गंभीर आरोप हैं और दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी ही उनको पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी क्योंकि वो इस केस में मुख्य आरोपी हैं। जी, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक दर्जन उत्पातियों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया और सिटी स्कैन कर्मचारी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। दरअसल ये लोग कर्मचारी पर गंभीर मरीज का स्कैन छोड़कर टर्म से पहले अपने मरीज के स्कैन करने के लिए दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मारपीट और हंगामे की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अनुराग, तस्वीरें बता रही हैं कि इन लोगों ने मिलकर उस कर्मचारी को कितनी बुरी तरह से पीटा और उसका कसूर यह था कि जो नंबर्स लगे हुए थे उसके मुताबिक वो अपना काम कर रहा था। जी बिल्कुल शारिक, रामकेश सिकरवार हैं जिनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो डॉक्टर ने उनको जिला अस्पताल में CT स्कैन कराने के लिए भेजा था। लेकिन उनके जो साथी हैं वो ओम प्रकाश परमार, FIR में इनका जिक्र है, उन्होंने धर्मराज जो वहां पर CT स्कैन कर्मचारी था उनसे कहा कि उनका नंबर पहले लगा दिया जाए क्योंकि उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि ओम प्रकाश के साथी और इन लोगों ने ओम प्रकाश को बुरी तरह से पीटा। ये CCTV में साफ देखा जा
सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर और बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और अब इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि हमारे अस्पतालों पर इतना ज्यादा लोड है या इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं कि ऐसी तस्वीरें आपको डॉक्टरों पर, नर्सिंग स्टाफ पर और जो टेक्नीशियन है उन पर बहुत बार दिखता है, क्योंकि भीड़ इतनी चली आती है और सुविधाएं हैं नहीं। तो इस तरह के वाकये आपको तमाम दिखते रहेंगे, कोई सफाई नहीं है। लेकिन सिर्फ यही बताना है कि हमारे जो जिला अस्पताल हों चाहे बाकी के और स्वास्थ्य केंद्र हैं, उस पर लोड कितना ज्यादा है कि हर आदमी उतावला रहता है और कई बार ऐसी तस्वीरें दिखती हैं। और इस बीच में बार बार जो मांग उठती है कि डॉक्टरों पर उनको एक सुरक्षा कानून के दायरे में लाया जाए, तो बार बार सरकारें वायदा तो करती हैं लेकिन फिर इस पर अमल नहीं हो पाता है। अनुराग, एक बहुत छोटा सा सवाल है। मारपीट को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिला अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में क्या यह कर्मचारी की असंवेदनशीलता का भी मामला हो सकता है? क्योंकि जो शख्स बुरी तरह से बीमार था उससे प्रायोरिटी क्या मिलनी चाहिए थी? देखिए, आमतौर पर शारिक, आप और मैं भी जानते हैं कि सीटी स्कैन एक गंभीर हालत में ही कराया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि बाकी के जो मरीज पहले थे वहां पर नंबर में उनकी हालत क्या थी। ये जरूर रहता है कि अपना जो मरीज रहता है उसको लेकर हम ज्यादा संवेदनशील होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे ये नहीं पता कि उस क्रम में आगे जो मरीज थे उनकी हालत क्या थी। लेकिन सीटी स्कैन चूंकि अमूमन तुरंत प्रेस्क्राइब किया नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर उस सेंटर में जो और लोग भी आए होंगे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं ही रही होगी। शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक शख्स जो अपने बीमार दोस्त का पहले सीटी स्कैन कराना चाहता था, जब अस्पताल वाले उसके लिए नहीं माने तो वो मारपीट पर उतारू हो गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के साइबर सेल ने सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो डालकर उनके साथ धोखाधड़ी और उन्हें परेशान करने के आरोप में फरीदाबाद से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी 19 साल के रहीम खान के पास से साइबर सेल की टीम ने एक मोबाइल और कुछ अश्लील वीडियो बरामद किया। आरकेपुरम थाने में दर्ज कराई गई एक शिकायत में अश्लील वीडियो भेजने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक अब तक वो देश भर के 50 से ज्यादा लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, जिनमें कई नाबालिग भी हैं। मुंबई में अश्लील फिल्में बनाने वाले कुल 9 लोगों को अब तक पकड़ा गया। मंगलवार की रात सूरत से एक आरोपी को पकड़ा गया, जिसे कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद 15 फरवरी तक उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। यह गिरोह ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए पॉर्न फिल्में बना रहा था, जिसकी एक महिला सदस्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोलकाता के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कौसर उर्फ बोमा मिजान को 29 साल की कैद की सजा और 35,000 का जुर्माना सुनाया। कौसर जेएमबी का भारत में चीफ था, जो भारत में अपने संगठन के लिए ट्रेनिंग देता था और नए लोगों को भर्ती करता था। वर्धमान में एक किराए के मकान में ब्लास्ट होने के बाद यह संगठन पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आया। बाद में बोधगया ब्लास्ट मामले में भी कौसर और उसके संगठन का नाम जुड़ा। और अब वक्त है न्यूज क्राइम रैप। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुर्ला इलाके में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान एक ड्रग पैडलर के लिए चलाया गया, जिसमें उस ड्रग्स पैडलर को उसके शादी समारोह से हिरासत में लिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बेहद फिल्मी अंदाज में शादी के मंडप से ड्रग्स पैडलर को पकड़ा। पंजाब के मोगा जिले में नगर निगम चुनाव प्रचार के झगड़े में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रचार के दौरान कांग्रेस और अकाली समर्थक आमने सामने आ गए। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार के पति और बेटा बड़ी तेजी से कार लेकर आगे बढ़े, जिसकी चपेट में 2 अकाली कार्यकर्ता आ गए। इनमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल में इलाज के दौरान। मामले में दोनों मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम के हौलाकांडी में उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी, जिसमें कुछ लोग झुलस गए। हंगामा रामनाथपुर थाना क्षेत्र में हुआ, जो असम मिजोरम बॉर्डर पर स्थित है। वारदात के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। स्थानीय प्रशासन ने हालात के मद्देनजर धारा 144 लागू की।
चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 495 किलोग्राम की लाल लकड़ी की खेप पकड़ी गई, जिसकी कीमत 25 लाख आंकी जा रही है। कस्टम अधिकारियों ने सिंगापुर भेजी जा रही खेप को पकड़ा तो पता चला कि बिल में 600 सूती चादरें भेजी जा रही हैं, लेकिन जब कार्टन में बंद सामान खोला गया तो रेड सैंडल्स का बरामद हुआ। कस्टम विभाग इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। तो आज के शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।